हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। उनका नाम था रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड एक ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। उनके 3 to 4 पोइट्रीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर बॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी हैं एंड वन ऑफ दैम इज़ सुनैनाज़ 7 हस्बैंड्स। तो इस पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है 7 खून माफ़। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं जिनका नाम है अनीता देसाई। अनीता देसाई भी रस्किन बॉन्ड की तरह एक इंडियन इंग्लिश पोइट हैं और शी इज़ स्टिल नाउ अलाइव एंड एज वी नो दैट वी हैव completed 3 poets and all of them are Indians and all of them are still alive right now. So if we are going to talk about Anita Desai, then we find that she born in 1937 and she is still now, and we are going to do this topic as a DSSP Indian English poet. इनके लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइफ, हर मदर टोनी नाइम, उनकी मदर जो थी उनका नाम टोनी नाइम था, वॉज अ जर्मन एमिग्रेंट थी वो। वाइल फादर डीएम मजूमदार, जो फादर थे उनका नाम था डीएम मजूमदार एंड ही वॉज अ बंगाली बिजनेसमैन। कौन थे वो? बंगाली बिजनेसमैन। शी स्टडी इन क्वीन मैरी स्कूल। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वीन मैरी स्कूल यू कैन सी स्टिल नाउ इन द दिल्ली एंड इन दैट स्कूल शी हैज बीन कंप्लीटेड her study. And if we talk about her college life, then we see that he got English literature from the college that is also situated in Delhi, and the college name is Mirinda House College and it is under Delhi University. She is living in US presently. वो अभी US में रहती हैं। तो हमने देखा कि दिल्ली के क्वीन मैरी से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की है, मीन्स की सीनियर सेकेंडरी तक किया है, और जो कॉलेज की जो स्टडी है वो उन्होंने कहाँ से किया है? दिल्ली के एक मिरांडा स्कूल से किया है, कॉलेज से किया है, मिरांडा हाउस कॉलेज से किया है, जो कि डीयू के अंडर में आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉजेज। शी स्टार्टेड टू राइट ऑन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में लिखना शुरू किया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके कुछ समय तक 30 ईयर्स कह सकते हैं, 20 ईयर्स कह सकते हैं, 40 ईयर्स कह सकते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। तो उसमें से कुछ चेंजेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के भी थे कि शुरू से प्रथा चली आ रही थी कि भाई हम फीमेल को थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे। तो इस टाइप में उन्होंने इस डोमिनेशन के अगेंस्ट जो लिखा वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंडर में आता है। देन वी कैन सी दैट जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस शी फेल्ट दैट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑन द टॉपिक ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने ये फील किया कि उनको ये लिखना चाहिए। इन 1971 शी रोट बाय बाय ब्लैक बर्ड। देखिए उन्होंने 1971 में क्या लिखा? बाय बाय ब्लैक बर्ड दैट डील्स विद माइग्रेंट पीपल हु इज फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई विद सॉरी रिगार्ड टू हिज कल्चर, दिस डिफरेंशिएट टू द सेपरेशन टू दैट इज ओनली फिजिकल। तो इन्होंने 1971 में एक अपनी राइटिंग लिखी जिसमें ये कहा गया, जिसका टॉपिक का नाम था बाय बाय ब्लैक बर्ड। देखिए ब्लैक बर्ड का मतलब यहाँ पे उन लोगों से बताया गया है जो कि अपना देश छोड़ के चले जाते हैं। तो टाइटल थोड़ा समझने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये टाइटल सुटेबल है जो भी इन्होंने लिखा है इसके लिए। दैट डील्स विद माइग्रेंट पीपल के लिए डील करते हैं हु इज फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई विद रिगार्ड टू हिज कल्चर। और अगर आप माइग्रेट करते हैं, सपोज यू आर गोइंग टू यूएस, तो आपको अगर आप यूएस जा रहे हैं तो आपको यहाँ इंडिया की सारी चीज़ें भूलनी होंगी और वहाँ के जो कल्चर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ के कल्चर वहाँ के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। तो ये कहा जा सकता है कि उनको फोर्स किया जाता है, आपको वहाँ पे फोर्स किया जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ फॉलो ही करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दे डिफरेंशिएट टू द सेपरेशन दैट इज नॉट ओनली फिजिकल। और डिफरेंशिएट किया जाता है मतलब वो एक तरह से सेपरेशन हो जाते हैं, मतलब उनकी कंट्री से सेपरेशन हो जाता है, अलग हो जाते हैं वो, और इस तरीके से अलग होते हैं कि फिजिकल तो हो ही जाते हैं, इमोशनली भी अलग हो जाते हैं। मीन्स कि अगर आप कनाडा, यूएस या किसी भी अदर कंट्रीज में जाते हैं इंडिया के अलावा, तो आपको वहाँ दिखेगा कि इंडिया की जैसी कल्चर या इंडिया के जैसे जो
अपनापन होता है वो वहां नहीं है। चलिए वर्क पे आते हैं। हर फर्स्ट नॉवेल, जो उनका फर्स्ट नॉवेल था उसका नाम था क्राई द पीकॉक, पब्लिश्ड इन 1963। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उनके फर्स्ट नॉवेल का क्या नाम था, देन यू हैव टू टिक 1963 इफ डेट इज आस्किंग एंड यू हैव टू टिक क्राई द पीकॉक इफ नेम इज आस्किंग, देन दैट इज द स्टोरी ऑफ अ यंग लेडी। ये जो इन्होंने लिखा है क्राई द पीकॉक, ये एक यंग लेडी की स्टोरी है जिसका नाम माया है। क्या नाम है? माया। तो माया एक ऐसी लेडी है जिसको बचपन से ही प्रिडिक्शन करने की आदत है। आदत मीन्स कि उसको ये हैबिचुअल है वो इस चीज की, कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो जो भी आसपास होने वाला होता है उससे पहले ही एज्यूम कर लेती है, उसे पता चल जाता है कि आसपास क्या होने वाला है। आप इस बारे में सोचिए कि अगर आपके पास ऐसी कोई पावर आ जाती है तो क्या सच में पावर होगी वो? यही इसमें बताया गया है। लेडी माया वॉज सफरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड प्रिडिक्शन ऑफ डिजास्टर। ठीक है, और वो इसको प्रिडिक्शन ऐसे वैसे नहीं आते, डिजास्टर के आते हैं, जो भी आसपास कुछ खराब चीज होने वाली है उसको पहले पता चल जाता है। अब ये स्पाइडरमैन तो है नहीं जो रोक लेगी। चलिए, शी लीव्स लाइफ ऑन द ब्लफ दैट सीम्स ट्रू इन हर हेड। और वो ऐसी ऐसी चीजों को देखती है जो उसको सच सही नजर आते हैं, यानी कि उसके माइंड से, क्योंकि प्रिडिक्शन कर सकती है, लेकिन एक्चुअल में लोग उसके आसपास ठीक नहीं हो रहे होते, उसे धोखा दे रहे होते हैं। कुछ इस टाइप की भी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, इन 2004 शी रोट अ नॉवेल। 2004 में उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था जिगजैग वे, दैट इज अबाउट एन अमेरिकन राइटर। और ये जो जिगजैग वे है ये अमेरिकन राइटर पे बेस्ड है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैक्सिको जाते हैं और मैक्सिको में जाके वो रीडिस्कवर करते हैं। किस चीज के लिए रीडिस्कवर करते हैं? हिज पैशन फॉर फिक्शन राइटिंग। अब उन्होंने दोबारा से लिखना शुरू कर दिया फिक्शनल राइटिंग। फिक्शन राइटिंग वो होता है जो कि आप ट्रू इवेंट्स या ट्रू कैरेक्टर्स पे ना लिखें, तो उसे कहते हैं फिक्शनल। तो वहां पे जाके वो फिक्शनल राइटिंग में लिखना शुरू कर देते हैं। ये आपकी स्टोरी थी किसकी? जिगजैग वे की। नेक्स्ट आते हैं ऑनर्स पे। तो इन 1979 शी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनके लिए पूछा जा सकता है कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, देन यू हैव टू टिक साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब मिला? 1979 में। इन 1965 शी रोट वॉइस इन द सिटी। और 65 में इन्होंने क्या लिखा? वॉइस इन द सिटी। क्या लिखा? वॉइस इन द सिटी। दैट वॉज बेस्ड ऑन टाइम व्हेन अनीता देसाई स्पेंट हर डेज इन कैलकाटा। देखिए 1960s के स्टार्टिंग ऑफ 1960s उन्होंने अपने कुछ डेज वहां पर स्पेंड किए थे। कहां? कैलकाटा में। किसने? अनीता देसाई ने। कब? 1960 में। ये चीजें याद रहनी चाहिए, आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। इट वॉज द टाइम ऑफ सोशल चेंज टू मॉडर्नाइजेशन। अब ये जो चेंजेस थे, ये जो टाइम था, ये मॉडर्नाइजेशन का एक टाइम था। मींस की अराउंड 62-63 जो 5 ईयर प्लान है वो वर्क करने लगा था, और वो इस बिहाफ पे वर्क करने लगा था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करना है, यानी कि जो आप कह सकते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस टाइप की कुछ बातें की गई होंगी, जिसके बिहाफ पे ये डिसीजन लिया गया कि अब हम मॉडर्नाइज करेंगे। मींस कि अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें भी मौका देंगे। चलिए आगे आते हैं। दैट स्टार्ट्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू आइडियाज एंड ओल्ड आइडियाज। अब ये जब कोई नई चीज आती है ना, तो सोसाइटी में उसके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी बन जाते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बन जाते हैं। तो ये हमेशा ही देखा गया है, और वो तो स्टार्टिंग थी, देश आजाद हुआ था एक तरह से, 15-16 साल हुए थे आजाद हुए। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। दैट अफेक्टेड मच ऑन द यंग पीपल ऑन दैट टाइम पीरियड। और जिन्होंने अफेक्ट किया किसे? यंग पीपल को। क्यों? क्योंकि वो उनके मेकिंग करियर कह सकते हैं, मेकिंग करियर का टाइम था, भविष्य बनाने का समय था, इसलिए उनको इस चीज ने अफेक्ट किया था। तो ये जो इन्होंने लिखा है वॉइस इन द सिटी, तो वॉइस इन द सिटी मींस कि यही कहना चाह रहे हैं कि सिटी की वॉइस क्या है, क्या उसकी रिगार्डिंग है, क्या पहचान है, क्या उनकी डिमांड है, वो इस माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ, हर मदर टोनी नाइम वॉज अ जर्मन एमिग्रेंट। इनकी मदर जो थी टोनी राइम नाम था उनका, और वो कौन थी? जर्मन एमिग्रेंट थी। और फादर का नाम था DM मजूमदार, हु वॉज अ बिजनेसमैन, बंगाली बिजनेसमैन थे। अंडरलाइन कर दिया, आप इसे कैप्चर कर लेंगे। शी स्टडी इन क्वीन मैरी स्कूल। उन्होंने क्वीन मैरी स्कूल, दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की, और मिरांडा कॉलेज में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की एज अ इंग्लिश लिटरेचर। आगे आते हैं। शी इज लिविंग इन यूएस में प्रेजेंट में रह रही हैं वो। शी स्टार्टेड टू राइट ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर मतलब अगर
आपसे पूछा जाए कि इनकी थीम क्या थी पोइट्री की, देन यू कैन राइट द आंसर एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे टिक करना होगा। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1971 शी रोट बाय बाय ब्लैकबर्ड। बाय बाय ब्लैकबर्ड उन्होंने कब लिखा था? 1971 में। और इसकी स्टोरी क्या थी कि माइग्रेंट पीपल के ऊपर था कि वो किस तरह से उनको अपना कल्चर फॉलो भूलना पड़ता है, दूसरे का फॉलो करना पड़ता है, वो भी फोर्सफुली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क, हर फर्स्ट नॉवेल क्राई द पीकॉक। अब उनका जो फर्स्ट नॉवेल था वो 1963 में पब्लिश हुआ था और नाम क्या था? क्राई द पीकॉक। क्या नाम था? क्राई द पीकॉक, जो कि काफी अच्छी एक नॉवेल थी। इसमें स्टोरी ये थी कि एक माया नाम की एक यंग लेडी होती है जिसको प्रिडिक्शन की आदत होती है, और प्रिडिक्शन ऐसी वैसी नहीं, वो अपने आसपास डिजास्टर की प्रिडिक्शन करती है, और डिजास्टर में हर वो थिंग आ जाती है जो कि उसके लिए हार्मफुल होती है। तो उसको ऐसे टाइम पे ये पता चलता है कि कुछ लोग उसके आगे एक तरह से ब्लफ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उसे। तो इसकी स्टोरी और ज्यादा है, लेकिन ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने इसलिए काफी शॉर्ट करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, इन 2004 शी रोट अ नॉवेल द जिगजैग वे। जिगजैग वे उन्होंने 2004 में लिखा था। कह सकते हैं काफी न्यूली पोएम है इनका। एंड दैट इज अबाउट एन अमेरिकन राइटर। ये अमेरिकन राइटर पे बेस्ड है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अमेरिकन राइटर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं मैक्सिको में, और वहां जाके वो रीडिस्कवर करते हैं किस चीज के लिए, कि अपनी फिक्शनल स्टोरी को दोबारा स्टार्ट कर सके, फिक्शनल राइटिंग को। ऑनेस्ट देखें तो 1979 में उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और 1965 में उन्होंने लिखा वॉइस इन द रेन। वॉइस इन द रेन आपको बता दिया है कि किस बेस्ड पे है। पहली बात तो ये उस बेस्ड पे है कि उस समय वो 1960 के दौरान कहां थी? कैलकाटा में। कौन? अनीता देसाई। कब? 1960 के स्टार्टिंग ईयर्स में। ठीक है, इट वॉज द टाइम ऑफ सोशल चेंज, जो कि सोशल चेंज का टाइम था। मॉडर्नाइजेशन को हमें फॉलो करना पड़ रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था और प्राइवेटाइजेशन भी आ रहा था। तो इन सभी चीजों को फॉलो करने की वजह से जो यंग पीपल हैं उनको काफी कॉपरेट करना पड़ रहा था, क्योंकि अब बात आ रही थी न्यू ट्रेडिशन की और ओल्ड ट्रेडिशन की। तो दोनों की आपस में कंफ्लिक्ट हो रहे थे, जिसका इफेक्ट यंग पीपल को बहुत ज्यादा पड़ रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पीडीएफ के लाइव का लिंक शेयर किया है, उसको आप देख लेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका सेकंड पार्ट होगा जो कि वर्क होगा। आज हमने लाइव कंप्लीट किया है। होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और दिन में कोई ना कोई एक काम ऐसा जरूर कीजिए जो कि पॉजिटिव हो, जिससे दूसरे का पॉजिटिव वे में भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।